everyone, welcome to our YouTube channel Brain Teaser. This is Kalpana Chauhan and I am back with my new video. So students, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं, बट आज की वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोग टेंसेस को लेके टेंस नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपको टेंसेस बड़ी इजीली समझ आ जाएंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो टेंसेस है वो बेसिकली टू थिंग से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज एक्शन। टाइम प्लस प्लस एक्शन इज बिकम टेंस। जब हम टाइम और एक्शन दोनों को मिला करके बात करते हैं तब हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं। सो टाइम क्या होता है आप लोगों को पता ही है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम टेंस को देखें, काल को देखें, तो वो 3 टाइप से होता है। कौन कौन सी होते हैं वो टाइप्स? टाइम हमारे पास 3 टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो प्रेजेंट, जो अभी टाइम चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, अभी होने वाला है, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन से टाइप का होगा? वो प्रेजेंट टेंस में हम उसको लेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें जो काम बीते हुए समय में हो चुका है, बीते हुए टाइम में हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस, जो गुजर चुका है, राइट। और थर्डली अगर हम बात करें जो अभी समय आने वाला है, कल परसों, जो भी इन फ्यूचर हम प्लान्स बना रहे हैं या कुछ भी हम आने वाले टाइम में कुछ भी काम करने का सोच रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो फ्यूचर में, राइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। अब अगर हम सेकेंड थिंग की बात करें, यानी कि एक्शन की बात करें, एक्शन बेसिकली क्या होता है? एक्शन होता है हमारा वर्क। जो भी हम काम कर रहे हैं इसको हम वर्क भी बोलते हैं, राइट। तो एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंडेफिनिट, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो टाइप्स आप लोगों ने पहले भी सुने ही होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब जो जिसके बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है, जिसकी कोई टाइम पीरियड का हमें डेफिनेटली नहीं पता, जिसकी सीमा असीमित है, जो काम कि हमें पता नहीं कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक हो रहा है, या कितने ड्यूरेशन के लिए वो काम हो रहा है, तो उस वाले एक्शन को हम किस कैटेगरी में लेंगे? इनडेफिनेट में, राइट। इसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, राइट। सेकेंड हमारा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कॉन्टिन्यूटी में है, जो भी काम चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, पास्ट या फ्यूचर, जिस भी हम टाइम की बात करें, उस टाइम पे वो काम चल रहा है, वो काम कंटिन्यू है, तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में लेंगे। थर्डली हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, परफेक्टली खत्म हो गया, उसे हम परफेक्ट टेंस में लेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम किसे बोलेंगे? जब कोई काम हो चुका है बट हमें पता है कि वो कितने टाइम के लिए उसकी कॉन्टिन्यूटी थी, उसकी ड्यूरेशन हमें पता है, या फिर कितना उसका लंबा टाइम पीरियड रहा है, हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेंगे। जैसे हमें पता है कि बारिश हो रही थी, अगर हम कहें कि सुबह से लेके शाम तक बारिश हो रही थी, या सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक बारिश, जब भी हम टाइम पीरियड हमें प्रॉपरली पता हो एग्जैक्ट, तो हम उस वाले काम को किस में लेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में लेंगे, राइट। सो अब हमने टाइम के अकॉर्डिंग कितने टेंसेस पढ़े थे? 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये 4 टाइप्स हमारे पास आए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आ जाते हैं। फर्स्टली जैसे प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
थर्डली फ्यूचर का भी ऐसे ही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आज ये सब चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम सिर्फ इंडेफिनेट पार्ट को पढ़ेंगे, वो तीनों टाइम में इंडेफिनेट यानी सिंपल जो हमारा टेंस है उसको हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से उसको यूज करेंगे, यही हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। सो इंडेफिनेट टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसे हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। हिंदी में इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं। जैसे वह गाता है, वो खाते हैं, वह सोती है, वह जाता है, ये सब क्या हो रहा है, ता है, ते है, ती है, ये आपको ऐसे साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इस टेंस में हम तीन टाइप के सेंटेंसेस की बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो कि सिंपल होते हैं कि ये काम हो रहा है, ये जा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये सब अफर्मेटिव में आएंगे। नेगेटिव में जो कि ना वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हम वाक्यों की बात करेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव की बात करें तो उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे। तो क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आई स्पीक इंग्लिश, राइट। आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंग्लिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये तो हम अगर हम बात करें कि सेकंड पर्सन यानी आई और वी की, या फिर हम सेकंड पर्सन यानी कि यू की बात करें, तो इनके साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। बट अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नेम हो गया, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं तो हम क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब यह है कि जब भी सब्जेक्ट में ही होगा, शी होगा, इट होगा, तो उनके साथ, या किसी का नेम होगा, मोहन, सोहन, रीता, सीता, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज करेंगे ही, उसके साथ साथ हम एस या ईएस का भी यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, राइट। तो ही था यहाँ पर, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्ले तो लिया ही लिया, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो जब भी सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन होगा या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, तब तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हम उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का भी यूज करेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात की हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव यानी किसी काम के ना होने का जिसमें हमें पता चल रहा हो, तो उसमें हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा डू नॉट या फिर डज नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन हमारा
ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें, जैसे हमने बोला था कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, अगर हम नेगेटिव में उसको बनाए तो हम क्या होगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। या फिर वही अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। जहां पर हम एस या एस का यूज नहीं कर रहे थे जिन सब्जेक्ट के साथ, उनके साथ तो हम डू नॉट लगाएंगे, बट जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ स्पेशली हम एस या एस का यूज कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो उन्हीं के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे हमने बोला था वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, तो जब हम वो नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। आई के साथ डू नॉट और ही के साथ डज नॉट। बट आपने एक चीज का याद रखना है कि जब भी डू या डज नॉट लग जाएगा तो हम एस या एस कभी भी नहीं लगाते, सिर्फ हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यहाँ पर यूज होगा, राइट। अब हम फटाफट से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, डू या डज प्लस हमारा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो उन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्या आ जाएगा कि क्या मैं इंग्लिश बोलती हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वो फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल, एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। तो जहां जिनके साथ हमने डू का यूज किया था तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वही डू आगे आ जाएगा, और जिनके साथ हमने डज नॉट का यूज किया था तो उनके साथ हम इंटेरोगेटिव में डज का यूज करेंगे, और डू डज जब आ जाएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कभी भी एस या एस का यूज नहीं करेंगे। ये आपने रूल्स याद रखने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रूल मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जो कि हु से स्टार्ट होगा, हु मतलब जब हम कहें कि ये काम कौन करता है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि कौन शोर मचाता है, तो हु मेक्स अ नॉइज, तो ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंटेरोगेटिव टाइप है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से, तो हु वाले सेंटेंस में हम कभी भी डू या फिर डज का यूज नहीं करें क्योंकि ये हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम इसी कैटेगरी में लेंगे इंटेरोगेटिव में, तो इसमें हम कभी भी डू या डज का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझने के बाद आपको अगला जो हमारा टाइप है यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, वो आपको इससे भी इजी लगेगा। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन से सेंटेंसेस को लेंगे, जो भी हमने काम बीते हुए कल में किए हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है, आ ए ई। जैसे मैंने खाना खाया, हम बाजार गए, उसने फुटबॉल खेली, है ना, मैंने भाषण दिया, ये सब किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब हम इंग्लिश में बात करें तो इसके भी तीन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया था, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है।
और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी कि वहां पर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चाहे जो मर्जी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, सभी के लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला था मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो अगर हम इसी को पास्ट में कन्वर्ट करें तो मैंने इंग्लिश बोली, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आई स्पोक इंग्लिश। या फिर हमने एक और सेंटेंस लिया था, वो फुटबॉल खेलता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसने फुटबॉल खेली, ही प्लेड फुटबॉल, राइट। सो देखिए, चाहे सब्जेक्ट हमारा आई है चाहे हमारा ही है, हमने दोनों के साथ ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने बात कर ली। अब हम नेगेटिव में बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने इसमें सिर्फ डिड नॉट ऐड करना है, और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है। डू की ही सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने इंग्लिश बोली को हम नेगेटिव में बनाएंगे, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। सो आई के साथ मैंने डिड नॉट यूज कर दिया, तो स्पीक जो है, स्पोक हमने यूज किया तो उसको हमने स्पीक बना दिया, यानी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ले ली, और ये हमारी डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो डिड के साथ कभी भी हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेंगे। इसका सेकंड एग्जांपल भी हम ले लेते हैं कि उसने फुटबॉल नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। सो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमने डू डज, जैसे हमने प्रेजेंट में दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स लिए थे, यहाँ पर हमने सिर्फ डिड नॉट ही याद रखना है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने कुछ भी सब्जेक्ट आए डिड नॉट का ही यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब हम थर्ड टाइप यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसमें डिड से हम अपने सेंटेंस को यूज करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें। सो इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैंने इंग्लिश बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। और सेकंड हमारा एग्जांपल क्या है, क्या उसने फुटबॉल खेली, डिड ही प्ले फुटबॉल। देखा हमने दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने क्या यूज किया, डिड का यूज किया। तो ये हमने तीनों टाइप की बात कर ली। अब हम इसमें भी हु की बात करें, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की थी, तो हु वाले जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन मार्केट गया, हु वेंट टू मार्केट, कौन मार्केट गया। तो हु वाले सेंटेंसेस में जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हम इसमें डिड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम तीनों टाइप पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड
इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलती हूँ या मैंने इंग्लिश बोली, तो अगर हम इसको फ्यूचर में बोलेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, मैं इंग्लिश बोलूंगी। सो आई शैल स्पीक इंग्लिश। देखिए आई के साथ मैंने क्या यूज किया, शैल। तो शैल के लिए आपको ये याद रखना है कि आई या फिर वी जब हम बात करेंगे तभी हम शैल यूज करेंगे। बट जब हम आई या वी के साथ भी कोई चीज बहुत ही स्ट्रेस के साथ या कोई डिटर्मिनेशन के साथ हम बात करें कि मैं तो ये काम पक्का करूंगी ही करूंगी, तब हम आई या वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली कि मैं कल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहती हूँ कि करूंगी, तो वहां पर हम शैल यूज कर सकते हैं। तो आई शैल स्पीक इंग्लिश या आई विल भी आप यूज करेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा कि मैं पक्का कल से इंग्लिश बोलूंगी, तो वहां पर आ जाएगा आई विल स्पीक इंग्लिश। तो एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं कि वो जो है वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, राइट। सो आई जो है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने शैल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और सेकंड हमारा सेंटेंस है ही विल प्ले फुटबॉल। ही हमारा सब्जेक्ट, विल क्योंकि ही के साथ हम विल यूज करते हैं, देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, देन हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने बात करी। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद विल नॉट या फिर शैल नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से अगर हम दोनों सेंटेंस ले लें कि आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, और या फिर ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट हो गया जिसमें हम विल नॉट या शैल नॉट का यूज करते हैं, राइट। तो अब हम इसका इंटरोगेटिव पार्ट को बात करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये विल और शैल जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, विल शैल, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। शैल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूंगी, शैल आई स्पीक इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह फुटबॉल खेलेगा, विल ही प्ले फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी तीनों टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको इंडेफिनिट जो हमारा पार्ट था उसके तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से जब हम आप इन टेंसेस को पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जब प्रेजेंट टाइम पे कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा होता है, जो अभी भी काम चल रहा होगा उस काम को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ,
वो टीवी देख रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हम उसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस को यूज करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ सके। तो क्या हो गया? फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। मतलब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और ही के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो इज, एमआर में से हमने इज ले लिया। गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी यानी कि गोइंग टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई लिसनिंग म्यूजिक। या अगर हम एक और बात करें तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। लिसन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और म्यूजिक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्ले प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड क्रिकेट इज आर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं से लेते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई। अगर हम इसी टेंस के नेगेटिव पार्ट की बात करें तो क्या होगा? सारा सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस यहाँ पर नॉट हमारा लग जाएगा, राइट। यानी कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था? ही इज गोइंग टू स्कूल। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? ही is not, he is not going to school। नेक्स्ट हमने क्या बोला था? आई एम लिसनिंग म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। तो इसको नेगेटिव में अगर हम बोलें कि मैं म्यूजिक नहीं सुन रही हूँ तो कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट लिसनिंग म्यूजिक। थर्ड हमारा सेंटेंस था, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम नेगेटिव में बात करें कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। सो आई होप आपको ये नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है ये क्लियरली समझ आ गया होगा। सब कुछ सिंपल है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमने कहाँ इज, कहाँ एम। तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँगी, कल मैं बाजार जा रही थी, कल मैं अपना होमवर्क कर रही थी, कल मेरी मम्मी जो है वो खाना बना रही थी,
है ना। कल मोहन और सोहन जो है वो मूवी देखने जा रहे थे। तो ये सब चीजें क्या हो गई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो गई, जो पास्ट में काम चल रहा था कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो ये काम कर रहे थे, राइट। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, रहा थे, रही थी व रहे थे, राइट। अब इंग्लिश में जब हम बात करें, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के साथ जहां हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज किया था, वहां पर हम वॉज और वर का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पास्ट में क्या कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज और वर। तो इज एम आर को रिप्लेस करके हमने सिर्फ वॉज और वर ही लेने हैं, बाकी सभी चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे ही रहेगी, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे शी was doing homework, वो अपना होमवर्क कर रही थी, राइट। द कैट was drinking milk, कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो दूध पी रही थी। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेंगे, दे वर प्लेइंग अ मैच, कि वो लोग एक मैच खेल रहे थे। देखिए शी के साथ सिंगुलर है तो हमने वॉज यूज किया है, कैट के साथ भी हमने वॉज यूज किया है, दे यहाँ पर प्लूरल है तो हमने उसके साथ वर यूज किया है। उसके बाद सिंपली हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी सब्जेक्ट, वॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी और अ मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिर्फ हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वॉज या फिर वर के बाद नॉट लगा देना, वॉज नॉट वर नॉट, राइट। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में अगर हम बोले कि वो अपना होमवर्क नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, राइट। या फिर हम बोले कि जो कैट है वो मिल्क नहीं पी रही थी, द कैट was not drinking milk। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, देव वो लोग जो है मैच नहीं खेल रहे थे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग अ मैच, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉज और उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन हमारा ऑब्जेक्ट, द कैट हमारा सब्जेक्ट, वॉज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, और दे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने वर्ब नॉट यूज किया है क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन
ऑब्जेक्ट, सिंपल, राइट। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट यानी कि इंटेरोगेटिव पार्ट की अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव पार्ट में क्या होगा, ये जो हमारा वॉज वर है ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये हमारी इंटेरोगेटिव की सीक्वेंस रहेगी। चलिए अब हम इसको एग्जांपल के साथ यूज करते हैं कि क्या वह अपना होमवर्क कर रही है, वॉज शी डूइंग होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क कर रही है। क्या बिल्ली दूध, सॉरी वॉज शी डूइंग, क्या थी, क्या वो होमवर्क कर रही थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो क्या वह अपना होमवर्क कर रही थी, है नहीं थी। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या बिल्ली दूध नहीं पी, बिल्ली दूध पी रही थी। तो हम कैसे लिखेंगे, वॉज द कैट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बिल्ली दूध पी रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे मैच खेल रहे थे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, वर दे प्लेइंग अ मैच। देखिए ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सीक्वेंस है, जहां पर हमने वॉज वर को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया, देन हमारे सब्जेक्ट आ गया, देन हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होते हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज करना है और पास्ट में हम सिर्फ वॉज और वर का यूज करते हैं, बाकी सभी रूल्स जो है वो सेम ही रहते हैं। सो इसमें बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को अगर आप समझ लोगे तो पास्ट को भी आप ऑटोमेटिकली इजीली समझ ही जाओगे। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड टेंस कौन सा था, फ्यूचर। तो यानी अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, वो कैसा रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो फ्यूचर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में कौन सी बातें बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि जो हमें उम्मीद है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम हो रहा होगा। कि जैसे आप कई बार प्लान कर लेते हैं कि आज रात को मैं इस टाइम पे ये काम कर रहा होऊंगा। तो रहा होऊंगा, रहा होंगी, रहे होंगे, ये इसकी हिंदी में पहचान होगी कि फ्यूचर में जो काम आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम हो रहा होगा, वो भी हुआ नहीं है बट अपने माइंड में आप सोच लेते हो कि ये काम उस टाइम पे हो रहा होगा, है ना। जैसे आप आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कि रात को, अरे रात को तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ या फिर मैं मूवी देख रहा हूँ, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो बनता है, जो भी हम फ्यूचर की बारे में अपने माइंड में प्लान करके रखते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। मतलब कि जब 10 AM यानी कि फ्यूचर में हम बता रहे हैं कि जो 10 AM का जब टाइम आएगा तो उस टाइम में क्या कर रहा हूँगा, मैं काम कर रहा हूँगा, उस टाइम में फ्री नहीं होगा, उस टाइम में
काम कर रहा होऊंगा, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। ये हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है। ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट हमने अपने माइंड में पहले से ही डिसाइड कर लिया कि उस टाइम पे मैं ये काम कर रहा होऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, यू विल बी हैविंग डिनर। कि आप जो है वो डिनर कर रहे होंगे। किसी भी पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर लें तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, यू विल बी हैविंग डिनर, है ना। तो ये विल बी से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर के किसी भी पर्टिकुलर टाइम की अगर हम कहें कि रात को एट नाइट यू विल बी हैविंग डिनर, है ना। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, दे विल बी वॉट टीवी, कि वो टीवी देख रहे होंगे। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करें कि उस टाइम पे क्या काम हो रहा होगा, दे विल बी वॉचिंग टीवी, वो लोग जो है वो टीवी देख रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम नेगेटिव में इन्हीं की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर विल बी की जगह विल नॉट बी, विल नॉट बी हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या यूज किया था, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। तो अगर हम नेगेटिव में इसको बोलेंगे तो मैं उस 10 बजे काम नहीं कर रहा हूँगा। तो हम कैसे लिखेंगे, आई विल नॉट बी वर्किंग एट 10 AM, है ना, कि 10 AM पे मैं जो है वो काम नहीं कर रहा हूँगा। या फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं कि आप जो है वो डिनर नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी हैविंग डिनर, मतलब आप लोग डिनर नहीं कर रहे होंगे। तो यू विल नॉट बी हैविंग डिनर। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर हमारे लास्ट पार्ट यानी कि इंटेरोगेटिव पार्ट की बात करें तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम बात कर रहे थे कि आई विल बी वर्किंग एट 10 AM, तो कि मैं 10 AM पे काम कर रहा हूँगा। तो जब हम इंटेरोगेटिव में इसको पूछेंगे कि क्या मैं 10 बजे काम कर रहा हूँगा, सो विल आई बी वर्किंग एट 10 AM, कि क्या मैं 10 बजे काम कर रहा होऊंगा, है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर ले कि यू विल बी हैविंग डिनर, आप तो खाना खा रहे होंगे, डिनर कर रहे होंगे। तो इसको इंटरोगेटिव में पूछेंगे क्या आप खाना खा रहे होंगे, विल यू बी हैविंग डिनर, क्या आप खाना खा रहे होंगे। और हमारा थर्ड सेंटेंस क्या था, दे विल बी वॉचिंग टीवी, कि वो टीवी देख रहे होंगे। तो इसको इंटेरोगेटिव में अगर हम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे कि क्या वो टीवी देख रहे होंगे, विल दे बी वॉचिंग टीवी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हमने तीनों टेंसेस के
हमने दो पार्ट्स को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, और सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूअस पार्ट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को ये दोनों इसके टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के जो दो पार्ट्स यानी कि परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट video come, and please like this video and subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.